study like informative topic. So today we are going to discuss about the quantum theory of quantum model of the atom. तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा है ना, व्हाट वी स्टडीड इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. पहला चीज ये है कि हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कहो या वेलोसिटी कहो, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना, साइमल्टेनियसली. There will be always some error. If you try to predict the location means position exactly, then you cannot measure the momentum. And if you want to measure the momentum, then you cannot predict the position. यानी कि आपको इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब हुआ कि एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. द रीजन इज व्हाट? पाथ का मतलब क्या होता है, बोलो. What is the meaning of path? किसी भी बॉडी के मोशन का पाथ कैसे आपको पता चलेगा? बताओ बेटा, पाथ कैसे पता चलेगा? आपको पाथ पता होने के लिए दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो पोजीशन, दूसरा वेलोसिटी. दोनों चाहिए कि नहीं, बोलो. यस सर. यस सर. पता होना चाहिए ना. मैं अगर कहूं कि अर्पित इज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने सिर्फ ये कहा कि अर्पित इज रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन भी बता दिया, चलो अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन. अब बताओ अर्पित कहाँ है? आपको बताया अर्पित इज रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया. अब मुझे आप ये बताइए अर्पित कहाँ है? अर्पित देश में है, किस शहर में? नहीं कर सकते हम लोग, कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है ना, नहीं बता सकते, बताया नहीं, है ना. अब यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके साथ क्या होता है कि जब हम उनके मोमेंटम आते हैं तो उनका पोजीशन डिसलोकेट हो जाता है ना, पता नहीं चलता है. यानी कि हम जब तक ये ना बताएं कि कहाँ है, हम पाथ कैसे बता देंगे? अब बोलिए अर्पित जो है दिल्ली में कहाँ है ना, ही इज इन वसंत कुंज, वसंत विहार. ये मैं ना बताऊं तो कैसे पता चलेगा कि अर्पित का पाथ क्या है? क्या अर्पित वसंत विहार से उत्तम नगर आ रहे हैं या न्यूयॉर्क से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? भाई कहाँ जा रहे हैं क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना. नो सर. बता देने से, है ना, कि बॉडी यहाँ ऐसे इस पाथ पे मूव कर रहा है या इस पाथ पे मूव कर रहा है. पाथ नहीं पता चलेगा जब तक हम पोजीशन ना बता दें. तो यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है पोजीशन पता करोगे तो मोमेंटम नहीं पता कर पाओगे, मोमेंटम पता करोगे तो पोजीशन नहीं पता कर पाओगे. हाँ बोलो. पोजीशन से पाथ कैसे पता चलेगा, एक बारी बता. अब ये बताओ पोजीशन. ठीक है, आप मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, मैंने ये बता दिया, और ईस्ट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं. बताइए आपका पाथ कहाँ है? आप जयपुर रोड पे जा रहे हैं या आगरा एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? मैंने सिर्फ ये बताया कि सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं. मैंने इतना ही बताया, मैंने यही बताया बस. अब आप जयपुर एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं या आगरा एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं या आप लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं या आप न्यूयॉर्क में जा रहे हैं या स्विट्जरलैंड में मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं? आपका पाथ है, कैसे पता चलेगा? जब तक हम पोजीशन ना बताएंगे पता चलेगा पाथ? बोलो. पूछा पोजीशन पे कैसे पता चल जाए? सिर्फ मैंने क्या बोला, पोजीशन से नहीं पता चलेगा, दोनों चाहिए बेटा, प्लस वेलोसिटी. सिर्फ पोजीशन बता दिया, चलो मैंने बता दिया आप कनॉट प्लेस पे हैं, मैंने बोल दिया आप कनॉट प्लेस पे हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस पे हैं आप. पाथ कैसे पता चलेगा? जब तक मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बताऊंगा पाथ कैसे पता चलेगा? वेलोसिटी. समझे? तो दोनों ही पता होना चाहिए. समझे सूझे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोजीशन से पाथ पता चलेगा, मैं एक एक करके ना बताऊंगा. पहले मैंने बोला कि जब तक पोजीशन नहीं पता है, सिर्फ वेलोसिटी पता है तो पाथ नहीं पता. मैंने ये भी नहीं बोला कि पोजीशन से पाथ पता चलेगा. फिर आपको दूसरी बात मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपको पोजीशन पता है पर वेलोसिटी नहीं पता है तो भी पाथ नहीं पता है. मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया, छोड़ो इतनी बड़ी बड़ी बातों को, सीधे देखते हैं. बॉडी, मान लो इलेक्ट्रॉन जो ओरिजिन पे है, इलेक्ट्रॉन इज लाइंग एट द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम.
बताओ किधर है, किस पाथ पे जा रहा है, कैसे पता चलेगा? वो एक्सिस में जा रहा है, वाई में जा रहा है, जेड में जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। नहीं कब पता चलेगा? वेलोसिटी नहीं है। कब पता चलेगा? उसकी वेलोसिटी पता होगी। यानी कि हमें हर पोजीशन पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक मोमेंट पे पार्टिकल यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन भी चाहिए और उसका मोमेंटम, मोमेंटम मींस वेलोसिटी भी चाहिए। समझा सुजल? बोलो। यस सर। यानी कि आप किसी भी बॉडी पाथ को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसका पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम दोनों हर मोमेंट पे पता होना चाहिए, तभी आप आगे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे पता है कि वेलोसिटी इधर है, तो मुझे पता है कि ये यहां से थोड़ी देर के बाद आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर मुझे पता है कि वेलोसिटी इधर है, तो मुझे पता है कि यहां से यहां आ जाएगा। फिर वेलोसिटी इधर है तो यहां आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे हर पॉइंट पे एक एक करके वेलोसिटी पता चलता रहे तो मुझे पता चल जाएगा कि बॉडी पाथ कैसा ट्रेस करेगा। इज दैट क्लियर? यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी एक एक करके बेटा, है ना, पहले सुन लो फिर बात करेंगे। तो पोजीशन और वेलोसिटी तक दोनों नहीं मालूम होगा तब तक हम बॉडी के पाथ को फॉलो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बात समझा? बोलो। यस। है ना? साथ में और भी चीजें चाहिए, जैसे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन से पता चलेगा कि वेलोसिटी किधर चेंज होगा, है ना, व्हाट विल बी द चेंज इन द, तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा तो बॉडी कैसे मुड़ेगा, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात करें, जैसे प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, पॉजिट्रॉन्स हो गए, इस तरह के जितने भी पार्टिकल्स हो गए। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो अभी वो सब नहीं पढ़ोगे। तो ये सब जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पाथ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। Why path cannot be predicted? Why path cannot be predicted? Because both position as well as momentum cannot be predicted simultaneously. So the path cannot be predicted for the subatomic particle. तो चलिए, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का जो, हाइजेनबर्ग के जो कॉन्सेप्ट का जो ये कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को आप नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए बेटा, जल्दी से लिखिए, देन वी विल मूव टू द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में मैंने पहले ही बताया है कि कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं, समझेंगे हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट को जानेंगे और फैक्ट से हम रिलेट करेंगे चीजों को, है ना। चलिए, आप क्वांटम थ्योरी में जितना घुसना चाहेंगे, जितना डीप में जाना चाहेंगे, आप उतने कंफ्यूज होंगे। जितने ओवरव्यू के साथ आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, है ना। जब आप यहाँ कुछ क्लासेस लूंगा जहाँ पे डिटेल स्टडी ऑफ क्वांटम कॉन्सेप्ट कराऊंगा, लेकिन वो भी बस आपके थोड़े बहुत इंटरेस्ट के लिए, है ना, कि आप थोड़ा सा एक एज मिल जाए बाकी स्टूडेंट के कंपेरिजन में, और कुछ नहीं, सिलेबस में नहीं है, ये याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। कंक्लूजन ऑफ Box uncertainty principle, कंक्लूजन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए फटाफट कंक्लूजन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, इट रूल्स आउट द existence of path
It rules out the existence of paths or trajectory or it rules out the existence of definite path or trajectory of path को ही trajectory कहते हैं बेटा, मैंने पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब था? पाथ है ना, कौन सा पाथ? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल. हाँ, तो पाथ या ट्रेजेक्टरी दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है. इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and other subatomic particles. Subatomic particles. ओके, चलिए, तो ये चीज था. अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो है जनरली किसके लिए सिग्निफिकेंट है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, हमारे लिए नहीं है ना, या बड़े नहीं है जिनका मासिक जो है माइक्रोग्राम से ज्यादा होता है, 6 ग्राम से ज्यादा हो, उस ऑर्डर में हो, उनके लिए नहीं है. ठीक है, इवन आप एक कंकर भी छोटा सा फेंकेंगे तो आपको दिखता है एग्जैक्ट पाथ और एग्जैक्ट पोजीशन दिखता है, उसमें भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी बहुत कम है ना. पर इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात करें तो उसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन के लिए देख लो, 4 इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है मेरा बेटा? मास इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. तो ये हो गया ऑब्वियसली केजी, ऐसा यूनिट में, इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिखा है ना, बट लिख लेना ज्यादा अच्छा है. तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी जो आएगा आपका, या डेल्टा वी एक्स कह लो, दैट विल बी एच अपॉन 4 पाई एम, या बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम इतना होगा. तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 divided by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 to the power minus 31 है ना. when you will solve it is in the order of 10 power minus 4. 10 power minus 4 काफी बड़ा अमाउंट हो गया. ओके, सो इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर minus 4 के ऑर्डर में होगा, है ना. अप्रोक्सीमेटली इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर minus 4. एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आएगा मल्टीप्लाई में, एग्जैक्ट में नहीं, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, ऑर्डर कह रहा हूँ. अब यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाइड होगा थोड़ा बहुत, समझे. लेकिन सर वहाँ पे क्या लिखे सर? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स सबस्क्रिप्ट एक्स का लिखे वी. Yes. क्या आप इक्वेशन याद नहीं रख रहे हो? मैं कुछ भी लिखूं है ना, पर इक्वेशन तो वही होगा ना जो लिखाया था. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये इक्वेशन याद किया है. यस सर, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा देखो, याद करना कंपल्सरी है केमिस्ट्री में. हाँ, कर लो. ट्रेजेक्टरीज के बाद 2 बार ऑफ. क्या बेटा? ट्रेजेक्टरीज के बाद 2 बार ऑफ लिख दिया ऊपर. ट्रेजेक्टरी के बाद 2 बार ऑफ लिख दिया आपने. वो आप एक बार लिख दो, एक काट दो, है ना. एक काट दो, है ना. मेरा ध्यान आपको समझाने पे, लिखने पे कम होता है. तो क्या होता है, बीच बीच में जब मैं समझाने लगता हूँ छूट जाएगा, हो सकता है ना. तो ध्यान रखिए उन चीजों का. चलो इसको कर लो. लेकिन अगर ये मैं 1 kg लूं, अगर यहाँ पे 1 kg लेता हूं तो देखो 1 kg के ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 34 आ जाएगा, नहीं आ. तो बहुत कम अनसर्टेनिटी आएगा, अनसर्टेनिटी का ऑर्डर बहुत कम होगा, है ना. वो चीज है. अब तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन कितना छोटा पार्टिकल है. एटम का साइज जो होता है पूरे 10 के ऑर्डर में होता है ना. पढ़े हो ना, बोलो. यस सर. हाइड्रोजन का साइज फर्स्ट ऑर्बिट का 0.529 है ना. क्या था? 0.529 नैनोमीटर सर, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम था.
अच्छा, सर ए था, 0.5 हाँ एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम था। तो यानी कि देख रहे हो, यानी कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर या 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये ऑर्डर है। न्यूक्लियस का 10 पावर माइनस 16। हाँ, न्यूक्लियस का 10 पावर माइनस 15। तो ये सोचो कि एटम का साइज इतना, और न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10 पावर माइनस 15, उसमें तो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन तो एटम इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन का साइज 10 टू द पावर माइनस 15 से भी छोटा होना चाहिए ना, यस सर। होना चाहिए ना, बहुत छोटा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी मान लूं, मैं बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मान लूं, 10 पावर माइनस अनसर्टेनिटी मान लूं, तो तुम सोच लो, इसको 10 टू द पावर माइनस 10 रख दो, तो डेल्टा वीएक्स कितना आ जाएगा? 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 10, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड मतलब लाख मीटर पर सेकेंड, 10 लाख मीटर पर सेकेंड का एरर आएगा उसके कैलकुलेशन में। सोचो कितना ज्यादा एरर है, नहीं है? ओके सर क्या निकाले थे अभी, डेल्टा एक्स? बेटा, डेल्टा एक्स मैंने बोला यार, पहले इसको नोट करो। आप एक चीज पहले कंप्लीट हो करो, गया, कर पाओगे, है ना? हो गया सर। नोट हो हो गया? यस सर। इसको नोट करो। मान लीजिए डेल्टा एक्स निकाले नहीं, माने हैं। डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स इज 10 टू द पावर माइनस 10 मान लो, है ना? पूरे एटम के साइज के बराबर मान लिया डेल्टा एक्स। तो मैं मान लिया डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 का ऑर्डर में अगर हो गया, तो मैं इस इक्वेशन को जब लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए लगा रहे हैं, याद रखो, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया ना, लगभग इतना होगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन के लिए तो पावर माइनस 10 इंटू डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी एक्स इज एटलीस्ट ग्रेटर देन टू द पावर माइनस 10, सॉरी 10 पावर माइनस। तो डेल्टा वी एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 10, दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पावर 6। तो देख रहे हो वेलोसिटी में कितने का एरर आ गया? 10 पावर 6 का ही। इवन पोजीशन का एरर भी कम नहीं है, 10 पावर 10 बहुत बड़ा एरर है। साइज ही कितना है उसका? साइज से लाखों गुना ज्यादा एरर है पोजीशन में। तब जाकर के अगर हम पोजीशन को और एक तो वेलोसिटी का एरर और ज्यादा चला जाएगा, इवन लाइट की स्पीड का एरर चला जाएगा। सोचो, और लाइट की स्पीड मैक्सिमम स्पीड मानते हैं, तो उससे ज्यादा का तो एरर चला जाएगा, है ना? दिख यस सर। बोलो। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि एरर इज वेरी लार्ज एज पर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इवन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ऑफ स्मॉल लार्ज पार्टिकल। अगर हम बड़े पार्टिकल मान लो 1 kg का ऑब्जेक्ट लें, तो 1 kg के ऑब्जेक्ट में अगर मैं को 1 kg रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विल बी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेटली। मान लो ये 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 6/12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ऐसा आ जाएगा। अरे आएगा ना, 4 गुने 12, यस सर। 6/12 लगभग 0.5 के आसपास। तो हाँ सर। अब तुम मान लो, तुम मेरे पोजीशन में बताओ, मेरा पोजीशन तुम कितने अनसर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट करते हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, कितना अनसर्टेन हो सकता है तुम बताओ? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? हाँ, 1 या 2 मीटर ही होगा। 1 या 2 मीटर हो गया अनसर्टेन बेटा, उतना भी नहीं होगे, कुछ सेंटीमीटर में होगे, हो गया ना? ज्यादा नहीं होगा, प्रेडिक्ट आराम से बता सकते हैं हम लोग, है ना? तुम अगर मान लो खड़ा हूं या मैं यहाँ खड़ा हूं, तो 2 मीटर का तुमको तो नहीं होगे, तुम मेजर कर लोगे कि सर कहाँ पर है। तो 2-4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मान लिया 1 मीटर, मान लिया, चलो अगर मान लिया 1 मीटर भी ले ले, अरे छोड़ो 1 किलोमीटर भी ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी है ना? इतना अनसर्टेन तो नहीं होगा ना कि सर क्लास खड़े हैं 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, इतना तो अनसर्टेन नहीं होगे। मान लिया कंफ्यूजन है कि मैं यहाँ हूँ या हूँ, 1 किलोमीटर तक का रेंज में कंफ्यूजन है, ये भी मैं मान लूं, जो कि आप जानते हैं कि नहीं होगा। यानी कि इसको 1000 मीटर भी रख दें
तो 1000 भी रख देंगे, है ना, तो जाएगा डेल्टा वी, या तुम कुछ भी कम मान लो, बहुत छोटा मान लो, तुम 0.001 भी कर दो, है ना, मीटर, इतना भी कर दो, तो 0.5 इंटू 10⁻, तो डेल्टा वी क्या होगा, 0.5 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻31, यानी -31, यानी कि आपके वेलोसिटी के कैलकुलेशन में इतना कम का एरर आएगा एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिख रहा है? तो ये एरर बहुत कम हुआ ना, बोलो। तो मेरे जैसे मोटे ताजे इंसान को, जो कि 60-70 किलो 75 किलो का है, उसके पोजीशन और मोमेंटम में जो एरर आएगा या उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगा, अनसर्टेनिटी मींस एरर इन कैलकुलेशन, ये जो आएगा वो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। मेरे लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए लगाने की जरूरत है? एटॉमिक पार्टिकल के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, Generally, sir. when the size of the particle is less than microgram, या 10⁻⁴. 10⁻⁸ -9 kg से कम होता है ना, तब हम लगाते हैं। समझा? बोलो। Yes, sir. है ना, अदरवाइज द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नेग्लिजिबल। हाँ, आप फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ओनली, है ना, शुरुआत मैंने वहीं से किया था, आप लेट हो गए थे। वी यूज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, फॉर देखो क्या लिखा है, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लिखा है ना बेटा? बिल्कुल। चलिए, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, आपने पढ़ा था। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई बोर मॉडल शोज सच लिमिटेशंस। और भी कुछ लिमिटेशंस है बोर्स मॉडल के, वो भी आप यहां जानेंगे, है ना। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा। आइए, reason for failure of Bohr's model, है ना, as per है ना Bohr's uncertainty principle। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम जानेंगे व्हाट इज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का पहला पॉइंट, उन्होंने क्या कहा बोर्स में, नील बोर ने कहा कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिनिट पाथ पे फॉलो करते हैं, डेफिनिट पाथ पे मूव करते हैं, फिक्स करते हैं ना, यही ना बोला। एंड दोस डेफिनिट पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, एंड दिस ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। यही बताया है ना? जी सर। देखो गलत नहीं है ना, लेकिन कुछ कमी है जिसके कारण रूल आउट किया गया। आइए जानते हैं। पहली बात है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? बोलो। यस जी, सर। Yes, sir. ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ऑन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड प्रिसाइसली। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, समझ में आया या नहीं आया? दोनों स्टेटमेंट में सर बोर का मॉडल कॉन्ट्राडिक्शन है।
बेटा बोर्ड का मॉडल जो कह रहा है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है, दोनों उल्टी बात कह रहा है। सर कह रहे हैं कह रहा है ना, एक कह रहा है फिक्स पाथ, फिक्स ऑर्बिट, यानी कि उसने एग्जैक्ट पाथ की बात की है ना, का रेडियस वेडियस सब निकाल दिया, बोला कि एकदम इसी रेडियस पे मूव करेगा, परफेक्टली इसी पे, और किसी पे नहीं मूव करे, है ना। ओके, उसने कहा कि इनके अलावा और ऑर्बिट हो ही नहीं सकता, और कोई रेडियस पे इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर सकता, एकदम एक पार्टिकुलर लाइन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन बस इस पाथ पे होगा, इसी पाथ पे होगा, या अगर 3 डिमेंशन सोचे तो स्फीयर पे होगा, स्फीयर के सरफेस पे होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन टच से मस नहीं हो सकता, ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, अगर जाएगा तो दूसरी जाएगा, अगला ऑर्बिट का भी पाथ फिक्स होगा, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा। यही बोला ना? बोलो। यस सर। वर्क कर रहे हैं कि आप पाथ फिक्स ही नहीं कर सकते, है ना, पाथ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, पाथ कैन नॉट बी फिक्स्ड, है ना, तो वो चीज है। तो बोर्स का मॉडल जो है वो हाइजेनबर्ग कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी चीज, बोर्स मॉडल डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, है ना। डी ब्रॉय ने क्या बोला? डी ब्रॉय ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस तरह से डुअल नेचर शो करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करते हैं, उसी तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करेंगे। बोला ना? और बहुत ऐसे बोला ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसके बेसिस पे ये सारी बातें प्रूफ हुई कि नहीं करेंगे, सच में करेंगे। बोर मॉडल जो था वो तो सिर्फ पार्टिकल नेचर पे था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो उसने कंसीडर किया ही नहीं, किया कि किया नहीं किया, बताओ। कहीं पे बोर ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की? उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की। तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग इट शुड shows the wave nature also along with particle। डी ब्रॉय ने ये नहीं कहा कि पार्टिकल नेचर नहीं शो करेगा, उसने कहा पार्टिकल भी शो करेगा, भी तो वो बोला मतलब डुअल नेचर शो करेगा। हाँ, पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही, वेव नेचर भी शो करेगा। तो ये बात है। अब जरा सोचिए कि अगर ये दोनों बातें अगर लागू हो जाए तो बोर्स का मॉडल जो है उसकी तो धज्जियां उड़ गई, है ना। ना वो वेव पार्टिकल डुअलिटी को सपोर्ट कर पाया, उसके अकॉर्डिंग्स में है, ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो अब जो है बोर मॉडल को वहीं पे रोक दिया गया, बोला नहीं बोर के मॉडल के बेसिस पे हम आगे आइटम्स या आगे के हायर जो आपके आइटम्स हैं, हायर आइटम्स जो है, हेवी आइटम्स जो है, मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम जो है, उनके लिए बोर्स मॉडल को नहीं डेवलप करेंगे, है ना। अब आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब बोर्स मॉडल इन सभी चीजों की अकाउंटेबिलिटी को ले ही नहीं रहा है, उनको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो फिर हम बोर्स मॉडल को आगे डेवलप करने से क्या फायदा, वो तो गलत रिजल्ट देगा। दैट्स व्हाई बोर्स मॉडल वाज स्टॉप और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज ओनली। उसको भी, उसमें भी था, है ना, जैसे ड्यूबलेट्स, ट्रिपलेट्स, इस तरह के जो आते हैं, डबलेट्स वगैरह को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो आगे चल के एक्सप्लेन हो, है ना। आज ही अगली क्लास तक में हम उस पर बात करेंगे। सर। बेटा क्या रीजन है? हाँ बोलो सर जैसे फिर इलेक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व नहीं करता, क्या मतलब? नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सारी बात है ना, बिल्कुल वो एक क्लाउड की तरह होता है, वो हर जगह प्रेजेंट होता है ना। तो फिर सर रेडियस भी नहीं होता कुछ एटम का? नहीं, रेडियस नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने रेडियस में पाया जा सकता है। रेडियस होता है पर वो नहीं कि उसी रेडियस में पाया जाएगा। जैसे मान लो स्फीयर है, तो स्फेरिकल वॉल्यूम, तो यहां से लेकर यहां तक में कहीं भी पाया जा सकता है, पूरे स्फीयर में कहीं भी पाया जा सकता है, कहां पे है ये आप नहीं बता सकते, समझे। तो वो बहुत स्पीड घूमता है, इसलिए इस तरह का ये अपीयरेंस आता है ना। उसको देखो, एक्चुअली क्या है, हम जब भी इस तरह की बातें कहते हैं स्पीड में घूमता है, ये कहता है, तो हम हमेशा न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, और ये क्वांटम फिजिक्स है। इसका रीजन ही कुछ है, ये वेव की तरह है, वेव की तरह, समझे। तो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, है ना। तो लाइक अ वेव समझ, जैसे धुआं समझो, धुआं, तो धुआं जो है, धुआं हर जगह फैला होता है ना। तो इट्स लाइक क्लाउड, है ना, इलेक्ट्रॉन इज लाइक क्लाउड, क्लाउड का कॉन्सेप्ट आएगा आगे चल के, समझे।
बोलो, कुछ गया दिमाग में? चलो आगे जाएगा दिमाग यस में, सर। है ना, अगले क्लास तक वो हो जाएगी। पहले आप क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे तब वो सब समझ पाओगे, है ना। चलो शेप वगैरह सिखाएंगे ना, कैसा शेप होता है ऑर्बिट का, ऑर्बिटल का, तब आपको समझ में आएगा वो सारा चीज। चलो तो जल्दी से हम लोग आपको लिख लेते हैं, जल्दी से 2 लाइन लिख लीजिए बेटा, राइट डाउन फ्यू लाइंस, है ना। बोर्स मॉडल predicted the fixed path for the motion of called orbits, है ना। But according to Heisenberg's uncertainty principle, but according to Heisenberg's uncertainty principle, the, ये सब अच्छे से रट लेना, the exact मतलब फिक्स्ड, पाथ कहो या ट्रेजेक्ट्री कहो, ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना। एग्जैक्ट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इज दिस क्लियर? Bohr's model predicted a fixed path for the motion of electron called orbits, but according to Heisenberg's uncertainty principle, the exact or fixed path of the electron cannot be predicted, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कि Bohr's model do not take into account the dual nature of the subatomic particle, that is wave as well as particle nature. The Bohr's model do not take into account the dual nature of the subatomic particle, है ना, as explained by de Broglie, है ना, as explained by de Broglie। तो de Broglie ने जो बोला कि dual nature शो करते हैं, when particles also show dual nature, they also show nature, that is हम कह सकते हैं that is the Bohr, that is Bohr does not consider the particle, तो कंसीडर किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो उसे पता भी नहीं था उस समय तक, तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में कहां से कंसीडर करता है ना। तो वहां से मॉडल, अब ऐसा नहीं है कि भाई बोर जो है गुस्सा होकर के बैठ गया कि नहीं मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, तो तुमने मेरे मॉडल को गलत कर दिया, कुछ नहीं है, समझे। बोर ने जो मॉडल दिया उसके बाद वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, बोर, हाइजेनबर्ग, है ना, पॉली, ऑल दिस डायरेक्ट, ऑल दिस साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, है ना, जितने भी हैं, ओके, स्लोइंजर, सो ऑल दिस ग्रेट साइंटिस्ट वर्किंग टुगेदर, आइंस्टीन, ये सब साथ में काम कर रहे हैं, साथ में मतलब एक ही लैब में नहीं, मतलब एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, अलग अलग देश में भी हैं लेकिन एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आल्सो, है ना। अब क्या है कि बोर्ड ने देखा कि नहीं
तो नहीं कर रहा है, तो फिर आगे उसने और एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा मॉडल तुमने गलत क्यों कर दिया, हम रूठ गए, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो मॉडल जो बताया दैट वाज जस्ट ए डेवलपमेंट, दैट वाज ए डेवलपमेंट इन द एटॉमिक मॉडल। अब उससे आगे के कॉन्सेप्ट आए तो उस पर सब मिलके काम करेंगे, नील बोर भी काम करेंगे, है ना। तो वो सारा काम आगे बढ़ा, तो आगे मॉडल आने लगा, वो क्या था उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें चलती हैं, है ना। जो मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आज भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन आपको अभी करंट मॉडिफिकेशन सिलेबस में नहीं है ना। चलिए यहाँ तक नोट कर लो बेटा। सर हाँ सर सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं आया सर, कहना क्या चाह रहा है सर वो? सेकेंड स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, बोर्ड ने क्या कंसीडर किया, पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था ना। यस सर। एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो वो एनर्जी लेगा, फोटोन पार्टिकल नेचर एनर्जी लेगा और एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, डिस्क्रीट जंप। यस फिर सर। अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करेगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा व्हिच एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट, यस एनर्जी सर। डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट। फोटोन लेगा और फोटोन देगा, यानी कि हमेशा पार्टिकल नेचर की बात कर रहा है। वेव नेचर को तो उसने खारिज ही कर दिया कि वेव नेचर, है ना। फिर क्या आया, डी ब्रॉयन बोला कि लेम्डा इक्वल टू एच अपॉन मॉड पी, पी इज द मोमेंटम। तो यानी यस कि सर। अगर कोई पार्टिकल पी मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ लेम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी, ये बताया, बोला ना। हाँ सर। ने कहा, क्या कहा कि लाइक electromagnetic radiation shows both particle as well as wave nature, similarly the subatomic particles or any matter means also shows wave as well as particle nature, है ना। the wavelength associated with, फिर उसने क्या कहा जो हमने आपको लिखाया है, the wavelength associated with the wave nature, ये चीज याद करो, ये स्टेटमेंट ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं। the wavelength associated with the wave nature of or any subatomic particle or any particle is given by lambda equal to h upon magnitude of the linear moment, है ना। this is the wavelength associated with the wave nature of the particle, तो ये उसने बताया। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं है, किसने, डी ब्रॉय, ये बोर्ड वही बोल रहा है। the Bohr's model do not take into account, the Bohr's model do not take into account the dual nature of the subatomic particle explained by de Broglie, है ना, या de Broglie, that is does not considered the Bohr does not consider the wave nature of electron, is that clear? यस सर। अब वेव नेचर कैसे पाया गया, वो सब क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, 12th में से इसमें फिजिक्स में एक दो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे, है ना, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज वन सच एक्सपेरिमेंट दैट प्रेडिक्टेड द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो सब होगे जब जाओगे तो। हाँ, ये जो आपने वो वेवलेंथ का इक्वेशन लगाया, ये किसी भी चीज पे काम कर जाएगा? हाँ, किसी भी चीज पे काम करेगा, लेकिन एसोसिएटेड वेवलेंथ उतना सिग्निफिकेंट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आप हम लोग के बारे में सोचेंगे तो हमारा मोमेंटम बहुत ज्यादा, हमारा हम एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत छोटे होंगे, ना के बराबर होंगे, यानी कि हमारा जो वेव नेचर होगा वो नेग्लिजिबल होगा, समझे। ओके ठीक है, भेज देंगे। हमारा जो वेव नेचर होगा वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, है ना। हमारा पार्टिकल नेचर ही डोमिनेटिंग होगा, बड़े बड़े पार्टिकल का, विच आर नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये सारे जो क्वांटम फिजिक्स लगते हैं, क्वांटम फिजिक्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट, यू कैन अप्लाई फॉर हायर ऑब्जेक्ट ऑल्सो, आप हिमालय पहाड़ के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर उसकी सिग्निफिकेंस ना के बराबर है। बेटर है कि आप न्यूटोनियन फिजिक्स से हम एक्सप्लेन करें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को। क्वांटम फिजिक्स जनरली सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ही लगता है। बोलो। थोड़ा साइड में लिखना था। हाँ मैं हो जाऊंगा, ठीक है। समझा सुजल, ये बात क्या दिमाग में। हाँ, तो इसी तरह से जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स को याद करना है आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। बड़ा खतरनाक चैप्टर है ये। सर एक मिनट सर, नीचे वाले बात की तरफ। बस बस कर लो बेटा, उसके बाद बताते हैं, है ना। आई विल ट्राई माय बेस्ट चैप्टर इन 2 क्लासेस, इफ नॉट डन देन आई विल टेक 1 मोर क्लास, उतने में तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। आइए अब देखो, स्वेंजर्स इक्वेशन पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसे भी है ही नहीं सिलेबस में। हो गया देव? यस सर, हो गया सर। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। इरविन श्रोडिंगर, इसका नाम भी खतरनाक है ना, श्रोडिंगर, स्पेलिंग जो है वीडियो ब्लर आ रहा है श्रोडिंगर, आपका। ओ के ऊपर वीडियो ये आ रहा है पूरा ब्लर ब्लर। ब्लर आ रहा है। बैंडविड्थ लो चलो बता रहा देखते हैं बेटा, अब ये सब चीज तो थोड़ा लिमिटेशन है, है ना। वो कोई इशू आ जाता है, क्या किया जाए, है ना। थोड़ा देर में देख जाए तो ठीक है, नहीं तो रिकनेक्ट करते हैं। आया? है। नो सर। यहाँ तो स्पीड मेरे मोबाइल पे तो दिखा रहा है ना। चलो एक बार रिकनेक्ट करता हूं मैं, एंड करके आप लोग रिकनेक्ट करिएगा, और कुछ नहीं हो